धर्म से आपका आरक्षण आदिवासी तय नहीं होता है, आप ये मान रहे हैं ना। या फिर किसी कोई औरत अगर गैर आदिवासी से शादी कर लेती है, उससे उसकी आदिवासियत खत्म नहीं हो जाती, आदिवासियत उसको उसके बाप से मिलती है। सही शिक्षा, सही भोजन जो एक मानव के रूप में हमें, मनुष्य के रूप में हमें चाहिए, वो भी शायद उनको नहीं मिल रही है। आज कुपोषण का शिकार होकर आदिवासी समाज के लोग औसत आयु से नीचे ही मर खप जा रहे हैं। शिक्षा हमको चाहिए थी, वो शिक्षा हमको नहीं मिल पा रही है। कारण क्योंकि शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम उसको अडोप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे मेरा यही कहना है कि ईसाई जो पाहन बने, उनमें से भी कुछ लोगों को बाहर लाना चाहिए बुला करके, जो पाहन बने या पाड़ा राजा बने हुए। हम शिक्षित ही नहीं है तो रोजगार हम कहाँ से हासिल कर पाएंगे। मुगल आए इस देश में, अंग्रेज आए तो ऐसे थोड़े ना आ गए, हमारे अंदर कमियां थी। और उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हाशिए पर और धकेले जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपका संसाधनों का लूट है जी, तो मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि वर्तमान की जो राजनीति है, तमाम दल के जो लोग हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो समानता का अधिकार है, वो किसी भी मायने में वो फंडामेंटल राइट हमको मिलना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पुराना विधानसभा का परिसर है और ये जो बैनर आप देख रहे होंगे, आदिवासी संरक्षण और संवाद। बड़ा सवाल है कि इस अबुआ सरकार में और इस 21वीं सदी में आदिवासी समुदाय जो देश की करीबन 10% आबादी है जिसकी, आज उसकी संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। और यदि संरक्षण की जरूरत है तो उससे बड़ा सवाल है आदिवासी समाज को खतरा किससे है, वो किन चुनौतियों से जूझ रहा है और आदिवासी समाज किन मुद्दों को लेकर फिक्रमंद है। तो हमारे साथ आप समझ सकते हैं अजय तोप्पो जी हैं, जॉन भाई हैं, और बताने की जरूरत नहीं रजनी मुर्मू है, गोड्डा कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये तमाम युवा चेहरे हैं और इन युवा चेहरों के से ही हम समझने की कोशिश करेंगे आदिवासी समाज को संरक्षण की जरूरत क्यों है। मैडम, किस रूप में आप लोग देखते हैं? आप लोग लिख रहे हैं आदिवासियत और संरक्षण, खतरा कहाँ है आदिवासियत का? देखिए, आदिवासियों का खतरा तब से शुरू हुआ है जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया। इससे पहले आदिवासी सुरक्षित थे, सेपरेट रहते थे, जंगल में रहते थे, उनका अपना साम्राज्य था, कबीला था। आज भी आप लोग यही चाहते हैं कि आदिवासी उसी तरीके से रहे जंगल में? लेकिन जैसे अंग्रेज आए है ना, तो अंग्रेजों ने बहुत ही बुरी तरीके से आदिवासियों का दोहन किया, एक तरह से मसल दिया उसको अपने आधुनिक बंदूकों से, या उनके पास जितने भी आधुनिक तकनीकें थी उनसे, और वो चले गए अंग्रेज। लेकिन वो जो दोहन करने की जो परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की आदिवासियों का, वो बाकी इसके बाद जो हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ पर जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, पूंजीपति हैं, उन लोगों ने वो जारी रखा। और इसका नतीजा ये है कि आज हमारे देश में आदिवासियों की संख्या अनावश्यक रूप से मतलब लगातार घट रही है, अप्रत्याशित रूप से। तो संरक्षण की जरूरत तो है। मेन जो चिंता आती है डिलिमिटेशन और डिलिस्टिंग को लेकर। डिलिमिटेशन का कितना बड़ा खतरा है कि आदिवासी समुदाय का अलग अलग तबका अलग अलग इसका संगोष्ठी कर रहा है। बंधु तिर्की की ओर से एक बड़ी पहल हो रही है। यहाँ भी देखिए डिलिस्टिंग पर काफी चर्चा हुई। मैडम भी कह रही हैं कि आबादी कम रही है, तो क्या आदिवासी समुदाय के वास्तव में आबादी कम रही है या आदिवासी समुदाय विस्थापन का शिकार होकर गैर आदिवासियों की भीड़ में समाहित हो रहा है? देखिए, तमाम तरह की चीजें हैं जो आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी आज हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। ये जो समानता की बात मूलतः संविधान में की गई है, ये समानता के अधिकार से आज भी आदिवासी समाज अपने को वंचित महसूस कर रहा है। आप देखिए, हमारे संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां बनी थी, शेड्यूल बने थे, और उस 8वीं शेड्यूल में जो थे 5वीं शेड्यूल की भी बात थी, 6ठी अनुसूची की भी बात थी। और आज आप देख रहे हैं 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो लागू है, 5वीं अनुसूची जो झारखंड जैसे प्रदेश में लागू होती है, वो तो कहीं लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। अपितु जो CNT, SPT और आपके विल्किंसन रूल और ऐसे जो संवैधानिक अधिकार उनको जमीन को संरक्षण करने के लिए थे, आप देख रहे हैं कि किस धड़ल्ले से उनकी जमीन की लूट हो रही है। तो ये तमाम सारे चीजें हैं। आप जो आज आबादी की बात कर रहे हैं, आज देखिए कि जो मौलिक अधिकार होता है, सही शिक्षा, सही भोजन जो एक मानव के रूप में हमें, मनुष्य के रूप में हमें चाहिए, वो भी शायद उनको नहीं मिल रही है। आज कुपोषण का शिकार होकर आदिवासी समाज के लोग औसत आयु से नीचे ही मर खप जा रहे हैं।
और आजादी के 75 वर्ष के बावजूद भी जो झारखंड जैसे प्रदेश के अंदर जमीन के अंदर जो खनिज है, जिसका कि ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जाता है कि 40% खनिज संपदाओं से परिपूर्ण ये राज्य के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि जो तमाम यहाँ जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं किस तरीके से अपने भरण पोषण कर रहे हैं, ना उनका शिक्षा का स्तर है, ना अच्छा स्वास्थ्य उनको लाभ मिल रहा है, ना ही अच्छा रोजगार या फिर अच्छे मतलब उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा में वो जा पा रहे हैं। और उनके प्रतिनिधि होने के बावजूद भी और संविधान में संरक्षण होने के बावजूद भी उनकी नजरअंदाजी हो रही है, उनका मतलब नजरअंदाज हो रहा है और उनका संरक्षण प्राप्त नहीं है। जॉन भाई, आप तो लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करते रहते हैं, भूख हो, भुखमरी हो, मनरेगा हो, इन तमाम चीजों पर काम। आपको क्या लगता है कि आदिवासी समुदाय आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 20 वर्ष पहले था या 30 वर्ष पहले था? देखिए, ऐसा सीधा सीधी हम ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि आज से 30 साल पहले जिन विपरीत हालातों में था वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि जो एक मुख्य धारा का समाज जितनी तेजी से शिक्षा में, रोजगार में और बाकी चीजों में संसाधनों पर कब्जा करते जा रहा है, उस अनुपात में यदि ग्रामीण समाज का या आदिवासी समाज का देखेंगे तो आज भी उन संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं है। संसाधन तो आदिवासी समाज के पास है, पर उसकी पहुंच ही उस संसाधन तक नहीं है। समस्या तो यह है ना। समस्या वही है कि संसाधन इन द सेंस की जो शिक्षा हमको चाहिए थी वो शिक्षा हमको नहीं मिल पा रही है। कारण क्योंकि शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से रोजगार, आपका हम शिक्षित ही नहीं है तो रोजगार हम कहाँ से हासिल कर पाएंगे। और उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हाशिए पर और धकेले जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपका संसाधनों का लूट है, उन संसाधनों के जगह पर कौन लोग रहते हैं? आदिवासी लोग रहते हैं। अब उनको वहां से आप विस्थापित कर दे रहे हैं, मतलब कि पानी से आप मछली को अलग कर दे रहे हैं। तो कर कौन रहा है? आदिवासियों को उनकी ही जमीन से हटा कौन रहा है? ये समुदाय कौन है, कौन लोग हैं? गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है ना, पर आदिवासी समुदाय का तो आदिवासियों को बहुत पीड़ा रहती है। आदिवासी पर, आदिवासी मुद्दों पर बड़े बड़े लेख तो गैर आदिवासी समुदाय के लोग ही लिखते रहे हैं और उनकी दुकानें भी खूब चलती रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो लिखने का जो उनका जो पैटर्न है ना, वो भी वैसा ही है। वो आपकी संस्कृति का महिमा मंडन करेंगे, आपका हड़िया दारू का महिमा मंडन करेंगे कि आदिवासी संस्कृति में ये बहुत अच्छा है, लोग इस तरीके से पूजा करते हैं, हड़िया से पूजा करते हैं, तो वो आपका महिमा मंडन करेंगे। और इस वजह से हम लोग फूल जाएंगे। और फिर वही हड़िया के खिलाफ अगर कोई आदमी आंदोलन करना चाहेगा कि हमारे समाज में हड़िया पीने की वजह से मौत हो रही है या जीवन प्रत्याशा घट रही है, तो उस पर हम लोग अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही खुद के खिलाफ ही हम लोग चले जाएंगे। तो चारों तरफ से तो ये कर ही रहे हैं। ये गैर आदिवासी लेखक साहित्यकार ही तो आदिवासियत की परिभाषा कर रहे हैं ना। और इसी वजह से आज ये जो सरना ईसाई का जो लड़ाई है वो वहीं से डेवलप हुआ है, गैर आदिवासी समुदाय की ओर से आया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग आज बोलते हैं कि आदिवासियत क्या है, आदिवासियत की परिभाषा हम लोग बताने लगते हैं। आदिवासी कैसे शुद्ध है, पवित्र है। ये शुद्धता वाला जो शब्द है ना, हम ही असली आदिवासी, हम ही शुद्ध आदिवासी, ये शब्द कहाँ से आया? ये शुद्धता का जो शब्द है, पवित्रता का शब्द है, ये आया है मनुवादी मानसिकता से, जो शुद्धता की बात करता है। जॉन भाई, मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं एक आदिवासी एक्टिविस्ट को कहते सुना कि जुआ का पानी पीना हमारा कल्चर है और ये हमारी विरासत है। और जो लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जुआ का पानी विवस्ता में पी रहा है, उन्हें आदिवासी समाज की समझ नहीं है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वास्तव में आदिवासी समुदाय को उसी जुआ के पानी में पानी पीना चाहिए, उसी तरह जंगलों में रहना चाहिए? नहीं, ये कतई नहीं है कि वो आज भी चूहा का पानी पिए, लेकिन व्यवस्था ने उसको मजबूर कर दिया है कि वो चूहा का पानी पिए। लेकिन वो गौरवान्वित होने की बात नहीं है, क्योंकि समय था जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज विकास का जो पैमाना अपनाया जा रहा है, उसमें वो पानी उसके लिए कितना पीने योग्य है, कितना उसके शरीर के लिए मैच करता है, उस हिसाब से उसको देखे जाने की जरूरत है। साइंस इतना डेवलप हो गया है, तो अगर वो वास्तव में पीने लायक है, उसकी टेस्टिंग है, तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। जय भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, डीलिस्टिंग, डिलिमिटेशन,
आज के समय में बड़ा मुद्दा बनते हुए आ आप डिलिमिटेशन को कितना वाजिब समझ रहे हैं या फिर उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं? देखिए, डिलिमिटेशन तो अगर हम बोले तो जो है जनगणना होती है, फिर उस हिसाब से आबादी की भी जनगणना होती है कि कितनी आबादी बढ़ी, और उसमें जो है किसका कितना आबादी हुआ ये भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, किस धर्म के लोग कितने मानने वाले लोग उसकी जानकारी मिलती है। मैं अब पहले भी आपको बताया कि आज जिस तरीके की योजनाएं या फिर नीतियां भारत सरकार या फिर राज्य में चल रही हैं, उस अनुपात में आदिवासियों की जो है पॉपुलेशन घट रही है, वो पलायन के रूप में हो या फिर कुपोषण से अकाल मृत्यु के रूप में हो, या फिर आप बोले कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते जो है आदिवासियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों नहीं सरकारें आज तक कोई ठोस नीति और इस तरह का कदम उठाए जिसके चलते जो है वो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी उनका विकास होता, चौतरफा विकास होता। आज देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लोग बोलते हैं, हम कभी इस चीज को नहीं बोलते कि हमें कोई चीज चाहिए, हम असमान हैं और इसीलिए हमें बहुत सारे अधिकार मिला था। और बाबा साहब का ये मानना था कि इस तरीके के जब अधिकार मिले, चाहे वो राजनीति में आरक्षण हो, चाहे एजुकेशन में आरक्षण हो, या फिर आपके तमाम तरह के जो आरक्षण है, उसके बदौलत प्रतिनिधित्व में उनका जो है संविधान में जो चीज इंगित है वो मिलेगी। लेकिन वो उससे भी तो आज हम मैडम, डिलिमिटेशन जो कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन हुआ तो आदिवासी समाज की सीटें घट जाएगी, क्या वाकई में खतरा है? बिल्कुल ये खतरा है, और इससे आदिवासियों की ये घटाने का ये एक तरीका है, डिलिस्टिंग या डिलिमिटेशन। आदिवासियों को घटाने का या आदिवासी रिप्रेजेंटेशन को घटाने? रिप्रेजेंटेशन, और एक तरह से आदिवासी भी घटेंगे ना। एक जो खाका जो बनेगा, उस खाका में आप कुछ लोगों को आदिवासी से ही हटा देंगे, है ना, एसटी से हटा देंगे तो आदिवासी से हट जाएंगे। तो इस वजह से उस तरह से हमारी संख्या आपके कहने का मतलब समझें तो डिलिस्टिंग और डिलिमिटेशन को अलग अलग करके नहीं समझ जा सकता, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू, एक ही बात है। और ये एक दिन में इन्होंने ये जो मानसिकता कुछ आदिवासियों के बीच में भी डाली है, या गुस्से में वो लोग कहते हैं कि अच्छा है डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, ये लोग तो हमारे साथ भेदभाव करते हैं। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है और उसमें लंबा समय टाइम लगा। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे कि निशा उरांव कह रही हैं कि हाँ मैं डिलिस्टिंग के लिए तैयार हूँ, क्या ये सच है? हाँ, वो जैसे उसको जिस मुद्दे पे घेरा जाता है ना, जैसे वो आप देखिए हमारा जो आदिवासी समाज तर्क कैसे करता है, बहस को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ठीक है, वो आरोप लगा रही है ईसाइयों पर कि ईसाई जो है ईसाई प्रधान बने हुए या पाहन बने हुए या मंझियाड़ा। ये तो एक सच्चाई है ना। हाँ, सच्चाई है वो, बिल्कुल उसी सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा। मैं वही तो कह रही हूँ, वो जैसे कह रही है ना कि भाई मैं भी डिलिस्टिंग के लिए अपना खुद का कराने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे मेरा यही कहना है कि ईसाई जो पाहन बने उनमें से भी कुछ लोगों को बाहर लाना चाहिए बुला करके, जो पाहन बने या पाड़ा राजा बने हुए वो भी बाहर आए ईसाई, वो कि हम भी अपने आप को इस पद से हटाने के लिए तैयार है, हम आज ही इस्तीफा दे रहे हैं, आज ही हट जा रहे हैं। फिर वो क्या करेगी, किस मुद्दे पे बात करेगी? उनको मुद्दा विहीन करना है। देखिए कोई भी इंसान बाहर का आदमी आपके समाज में आपके देश में हमला करता है, क्यों करता है? क्योंकि आप कमजोर है कहीं ना कहीं। मुगल आए इस देश में, अंग्रेज आए तो ऐसे थोड़े ना आ गए, हमारे अंदर कमियां थी, हम लोगों को किसी चीज का लालच रहा होगा और हमने उनको अपने घर में आश्रय दे दिया। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि कोई हम पे हमला ही ना कर पाए। वो कहते हैं कि सरना ईसाई के बीच लड़वा देंगे, कुछ मुद्दे वो उठाते हैं कि ईसाई स्कूल में टीचर्स को, वहाँ पे सरना टीचर्स को जो होते हैं कैंडिडेट, उनको वहां पे घुसने नहीं। कुछ ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट ईसाई समूह के लोग निकाल देते हैं कि इस इलाके में यहाँ पे रेंट हम लोग सरना वाले को या किसी को नहीं देंगे, सिर्फ ईसाई वालों को देंगे। तो इस तरह का जो हम लोग बनाते हैं ना, उनको मौका मिल जाता है निशा उरांव जैसी औरतों को कि अरे यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो एक तरह से वो अपने लोगों को मिला लेते हैं। दूसरा चीज और एक, जैसे आप गर्व से कहते हैं कि हम ईसाई हैं, फिर भी आदिवासी हमको इस चीज का प्राउड है। अगर कोई आदमी, कोई औरत अगर वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है निजी रूप से, तो आप उसको कॉल आउट करते हैं, बोलते कि तुम हिंदू कैसे बन गए, तुम्हारा नाम कुमारी कैसे हो गया, है ना, तुमने अपने हाथ में कलावा कैसे पहन लिया। अरे भाई, हम अपने गले में क्रॉस पहन करके अपने आप को आदिवासी बोल सकते हैं, तो फिर हिंदू बन करके हम अपने आप को आदिवासी क्यों नहीं बोल सकते? तो यहीं पे फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को लूप होल कहाँ से मिल जाता है? ये आदिवासी समाज की समस्या वास्तव में यही समस्या है। ये आदिवासी समाज की समस्या दूसरे हैं और हम इस मुद्दे
मुद्दे पर मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर हिंदू धर्म को फॉलो करता है एक आदिवासी, तो उसको भी उतना ही अधिकार है जितना एक ईसाई एक को है। क्रिश्चियन को अधिकार। हाँ, तो वहाँ पे हम लोगों को उंगली किसी को नहीं करना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि भाई कोई हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया तो बोले अरे तुम भी तो चोर हो। ऐसे नहीं, आप भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। धर्म मानने का अधिकार यहाँ पे हर किसी को है, वो मैं कह रही हूँ, है ना। और धर्म से आपका आरक्षण आदिवासियत तय नहीं होता है, आप ये मान रहे हैं ना। या फिर किसी कोई औरत अगर गैर आदिवासी से शादी कर लेती, उससे उसकी आदिवासियत खत्म नहीं हो जाती। आदिवासियत उसको उसके बाप से मिलती है ना। तो आपको हर जगह फेयर रहना पड़ेगा। आप इधर दूसरा कानून बनाइएगा, उसके लिए दूसरा कानून, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सबके लिए एक रूल बनाना पड़ेगा। एक संविधान को मान रहे हैं तो संविधान के अनुसार ही चलिए, मेरा ये कहना है। तो आप डिलिस्टिंग का समर्थन करती है? बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे हम समर्थन। सारे जो भी ईसाई बन गए, जो भी हिंदू बन गए, जो भी मुस्लिम, सभी आदिवासी में रहेंगे। कौन कहाँ किधर जाएगा, सबका। जॉन भाई, आपका क्या विचार है? आप डिलिस्टिंग के समर्थक हैं, करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वही तर्क है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जो उसका आदिवासी होने के नाते उसका आरक्षण का अधिकार है वो बरकरार रहेगा। तो ये बीच में सिगुपा छोड़ते हैं ताकि वो अंदाज लगाते हैं, थर्मोमीटर लगा के देखते हैं कि समाज में कितना इसको लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है। अजय भाई, थोड़ा सा आपसे यदि मैं कहूं कि चंद शब्दों में आदिवासी समुदाय की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, मुख्य समस्या है तो जमीन से जो उसका एलिनेशन हो रहा है, चाहे वो सरकारी उपक्रमों को लगाने में हो या फिर असंगठित जो अनऑर्गेनाइज जो है वो भी लूटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि उसका कार्यपालिका के द्वारा, जो न्यायपालिका के द्वारा आदेश पारित होते हैं, जैसे एसएआर कोर्ट के द्वारा बहुत सारे दखल दिहानी के मामले, उनको जमीन को वापस भी नहीं किया जा रहा। सादा पट्टा पे पूरे आदिवासी के जमीनों को ले लेने का काम किया। ये तो जमीन हो गया, जमीन उसकी पहचान है। जी, जमीन उसकी पहचान है। इसके सिवा इसके अलावे जो है शिक्षा, उचित शिक्षा, और आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य। जैसे हम बहुत सारे गाँव में देखते हैं कि बहुत बीमार है कोई और दूर दराज तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आधे पोटका की खबर है, ब्रेन मलेरिया से वहाँ 6 लोगों की मौत हो गई। ये वो ट्राइबल बेल्ट इलाका है, समझा जा सकता है कि वहाँ ब्रेन मलेरिया क्यों फैला। जी, तो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि वर्तमान की जो राजनीति है, तमाम दल के जो लोग हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो समानता का अधिकार है, वो किसी भी मायने में वो फंडामेंटल राइट हमको मिलना चाहिए। आप जॉन सर कुछ जोड़ना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? आदिवासी समाज का मुख्य समस्या क्या है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से विस्थापन एक मूल समस्या रही है और आज भी उस विस्थापन की समस्या से झारखंड का अधिकांश हिस्सा डरा हुआ है। प्रस्तावित है आपका 5 साल बाद इसका दृश्य देखने को मिलेगा कि कई जगह से और कई लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए जाएंगे। लास्ट सवाल होगा रजनी जी आपसे। अब शुरू में आपने कहा कि गैर आदिवासी समाज का एक अपना नजरिया है, एक अपना एटीट्यूड है। वो आदिवासी समाज की जो समस्या है उसको भी ग्लोरीफाई कर देता है, जिससे उसे लगे कि वास्तविक की जिंदगी यही है। और जो हमारे अजय जी ने और जॉन साहब ने बोला, मैं इसको निचोड़ में कहूँ तो आदिवासी समाज की मुख्य समस्या क्या है? तो क्या ये जो मीडिया का दिक्कू और आदिवासी समाज के धांगड़, क्या यही समस्या है क्या? मैं एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है। आदिवासी महिलाओं के बारे में ये सबसे पहले कहना किसने शुरू किया? ये गैर आदिवासियों ने। कि आदिवासी औरतें जो है बहुत आजाद है, घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है। बहुत बाहर से आया? हाँ, बाहर से आया। ये उन्होंने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते फिर उन लोग वो चीज हम लोग अपने आप पे ले लिया, अपने आप अंतरात्मा में डाल लिया कि अरे हाँ, आदिवासी औरत तो बहुत आजाद है, बाहर काम कर रही है। लेकिन ये आप समझिए ना, बाहर जाकर के औरत कैसे प्रताड़ित हो रही है, कैसे ठेकेदार विवश है, क्योंकि घर का आदमी उसका खर्चा नहीं चला पा रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, उसको घर बाहर कमाने भेज जा रहा है। अभी आप देखिएगा बहुत सारी औरतें बाहर काम कर रही है, अपने पिता का खर्चा, भाई का खर्चा उठा रही है। तो उसको आपने महिमा मंडन कर दिया। आप हमारा आदिवासी समाज का जो पुरुष है वो जिम्मेदारी लेने, वो कितना नालायक नल्ला है अपनी औरतों को प्रति, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप आदिवासी साहित्यकार बन करके आप तो हीरो बन गए, आदिवासियों को वही किताब बेच रहे हैं। फिर आप वही चुहा का पानी पीने के लिए, हाँ, मेन स्ट्रीम में जा करके आप तो आदिवासी हितैषी बन गए कि देखिए मैं तो आदिवासियों का कितना इज्जत करता हूँ, उनका महिमा मंडन कर रहा हूँ, आदिवासी औरतों को आसमान में देवी देवता उनको बना रहा हूँ।
तो वो उन्होंने वैसे किया और बहुत लंबे समय से किया, और इस वजह से आज हमारे दिमाग में ये बैठ गया। आज मेरी जैसी औरत बोलेगी कि आदिवासी औरत बहुत पीड़ा में है, बहुत शोषित हो रही है, तो लोग मुझे मारने आ जाएंगे कि तुम कैसे हमारे समाज को बदनाम कर रही हो। तो ये समाज को अपने समाज की समस्या बताने को ही हम लोगों ने अपने समाज की बदनामी और अपमान समझ लिया है। तो आप समझ सकते हैं ना किस तरह हम लोग आत्मघाती बम बांध के चल रहे हैं आदिवासी। तो आपने सुना है, आदिवासी समाज आत्मघाती बम। और एक सच्चाई भी है, दरअसल आदिवासी समाज के सामने कई विकराल मुद्दे हैं जो उनकी पहचान से जुड़े हैं, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़े हैं, लेकिन आदिवासी समाज की लड़ाई जो है वो अपने अंदर में ही है, वो अपने में ही उलझते नजर आ रहे हैं, अपने से ही टकराते नजर आ रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।